खुशामदीद नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आफरीन खान और आप देख रहे हैं ये शो जिसका नाम है आपकी सहेली। नाज़रीन, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइफस्टाइल एक्सपर्ट टॉक और साथ ही साथ आपको ले चलेंगे स्टाइल बाजार की तरफ। इससे पहले शुरुआत करें हम आज के इस एपिसोड की। चलिए देखते हैं इसकी एक छोटी सी झलक। हर औरत को सेक्सुअल रिलेशनशिप के बाद में इसका इन्फेक्शन होता है, लेकिन कुछ ही ख़वातीन होंगी जिनको ये कैंसर असल में डेवलप होता है, फाइनली डेवलप होता है। आज के दौर में चूड़ियां और कड़े सिर्फ कांच तक ही महदूद नहीं है। आज बाजार में कांच के अलावा लकड़ी, मेटल, लाख, प्लास्टिक की चूड़ियों के साथ साथ खूबसूरत मोतियों और नगीनों की कामदार चूड़ियां व कड़े भी मौजूद हैं। तो नाजरीन, चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस एपिसोड की। नाजरीन, आज हम आपसे बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारी हेल्थ एक्सपर्ट जिनका नाम है डॉक्टर सुबूही कुरैशी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू, शुक्रिया बहुत बहुत। मैम, जैसे कि आप जानती हैं कि आज हम बात करने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में, तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि इसका जो मीनिंग है, इसका मतलब क्या होता है? जो सर्वाइकल कैंसर है, दो लफ्ज़ हैं। सर्वाइकल मतलब ये सर्विक्स से बना है। सर्विक्स यानी बच्चेदानी का मुंह, उसको सर्विक्स कहते हैं और उसकी बीमारी के लिए सर्वाइकल वर्ड यूज़ किया जाता है। कैंसर, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को इसलिए हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। मैम, जैसे कि हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में, तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसकी वजह क्या होती है। इसके बारे में हमें आप कुछ बताइए। सर्वाइकल कैंसर जो है वो एक वायरस से होता है जिसका नाम होता है HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। और इसके बहुत तरह से इसके स्ट्रेन्स होते हैं, जैसे 16, 18, 31, 33। सबसे ज़्यादा 16 और 18 वाला जो HPV वायरस होता है उससे सर्वाइकल कैंसर होता है। अब अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो इसके बारे में आप हमें बताइए क्या क्या सिम्टम्स होते हैं इस परेशानी के, इस बीमारी के? सिम्टम्स जो होते हैं इस बीमारी के बहुत अर्ली उसमें खून ब्लीडिंग होना, जो कि टाइम से जो पीरियड्स होते हैं उसके अलावा जो ब्लीडिंग होती है यानी इरेगुलर ब्लीडिंग होना, कभी भी पीरियड आ जाना, वो एक इसका अहम सिम्टम है। उसके अलावा ब्लीडिंग हम बिस्तरी के बाद ब्लीडिंग होना, जिसको कि पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग कहते हैं, वो एक इसका बहुत ही क्या कहना चाहिए, बहुत ख़वातीन जिनको सर्वाइकल कैंसर है उनमें ये मिलता है। वजूहात जो होती है सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट्स में पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग मिलती है, और ये जब कैंसर बहुत अर्ली स्टेज में होता है तभी से ये हमें सिम्टम मिलने लगता है। इसके अलावा ब्लीडिंग के अलावा पानी आना, बच्चेदानी के मुंह से पानी आना, और वो पानी जैसे कि बदबू वाला पानी आना, बार बार बच्चेदानी के मुंह का इन्फेक्शन होना, या फिर पानी के साथ साथ खून मिला हुआ आना, या पेड़ों में दर्द बना रहना, पीठ में दर्द होना या पैरों में दर्द होना, ये सब इसके सिम्टम्स होते हैं सर्वाइकल कैंसर के। मैम, अगर अब हम बात करें रिस्क फैक्टर्स के बारे में, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए कि क्या रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं इसके हैं? ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया रिस्क फैक्टर्स के बारे में, क्योंकि ये जो इन्फेक्शन है HPV वायरस का, ये ऑलमोस्ट हर औरत को सेक्सुअल रिलेशनशिप के बाद में इसका इन्फेक्शन होता है, लेकिन कुछ ही ख़वातीन होंगी जिनको ये कैंसर असल में डेवलप होता है, फाइनली डेवलप होता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो उनमें पाया गया है कि जैसे अगर उनकी शादी कम उम्र में हो जाए, या शादी के बाद में बच्चे जल्दी होना शुरू हो जाएं, और बहुत सारी प्रेगनेंसीज बच्चे लगातार कम इंटरवल पे बार बार हों, या वो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जैसा कि हम कहते हैं, गरीबी में अपना ज़िंदगी जी रही हैं, और अपनी पर्सनल हाइजीन और वो उनकी अच्छी नहीं है, उसका वो ख्याल नहीं रख पा रही हैं, उस वजह से इन्फेक्शन बार बार होता है और उनकी बॉडी उससे लड़ नहीं पाती है और कैंसर हो सकता है। इसके अलावा रिस्क फैक्टर एक बहुत ज़रूरी और अहम है स्मोकिंग।
जी अच्छा, जो कि सिगरेट स्मोकिंग या टोबैको चुइंग दोनों ही इसका रिस्क फैक्टर है। जी जी और इसके अलावा मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स जिसे हम कहते जी हैं, जी तो एक औरत जिसके खुद के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर हों या उसके मेल पार्टनर के यानी उसके हस्बैंड के और कोई उसके अलावा पार्टनर हों, जी ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क फैक्टर है सर्वाइकल कैंसर के लिए। जी। मैम कभी कदार पेल्विक पेन और वेजाइनल डिस्चार्ज कुछ ज़्यादा ही होने लगता है, तो क्या ये भी एक परेशानी, इस परेशानी की तरफ इशारा करता है? ये बताइए आप हमें। जी हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये दोनों ही वजूहात, जो ये दोनों ही सिम्टम कैंसर सर्विक्स के मरीज़ को हो सकते हैं, लेकिन हर मरीज़ जिसको कि, हर ख़वातीन जिसको कि पानी की शिकायत है या पेड़ों में दर्द है, वो कैंसर नहीं है। जी उसकी बहुत सारी दूसरी वजहें भी होती हैं। जी जी और इसीलिए जब ये परेशानी है कि पेड़ों में दर्द बना हुआ है जी या बार बार इन्फेक्शन हो रहा है नीचे हिस्से में, या पानी जा रहा है उस पानी में बदबू या खुजली है, या फिर पीठ में दर्द, पैरों में दर्द कुछ बना हुआ है जो कि ठीक नहीं हो रहा है, तो इन सब कंडीशंस में अपनी स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखा लेना चाहिए। मगर ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इसी बीमारी की तरफ इशारा है, तो इसलिए परेशान ना हो जी हमारी जी जी ख़वातीन। बिल्कुल परेशान ना हो, लेकिन इस सिम्टम को इग्नोर ना करें जी जी। और अपने डॉक्टर स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखा लें। मैम अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारी ख़वातीन हैं उनको कैसे पता लगाएं वो कि उनको ये परेशानी हो रही है या होने वाली है, इसके बारे में आप हमें बताइए। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही सिंपल सा और आसान सा तरीका है। जी। एक टेस्ट है जिसको कि हम पैप्समियर कहते हैं, जी जिसको आम लफ्ज़ों में बच्चेदानी के मुंह से पानी की जांच कहा जाता है। जी और ये स्पेशलिस्ट जो आपके गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो वहाँ पर ये आप टेस्ट करवा सकते जी, हैं। जी। और ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है जिससे कि ये पता चलता है कि ये बीमारी है या नहीं है। जी जी और अगर इस बीमारी का अंदेशा होता है तो जी। फिर दूसरे और टेस्ट करने पड़ते हैं जी। उस चीज़ को पक्का पता करने के लिए कि सच में कैंसर है या जी, नहीं जी। है। मैम इस बारे में बातचीत हमारी यूं ही जारी रहेगी तब तक कि हम अपने नाज़रीन को बता दें कि अगर उनके भी हैं कोई सवालात जिनके जवाब चाहते हैं वो हमसे, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का, मगर वक्फे के बाद आपको बताएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाज़रीन आपका फिर से खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। मैम अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जो पैप्समिया के बारे में हमें बताया है, तो क्या ये वही स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसके बारे में हम अक्सर सुनते हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा, ये वही स्क्रीनिंग टेस्ट है और इसको पैप्समियर कहते हैं। और अब इससे बेहतर एक टेक्नोलॉजी से हम ये टेस्ट करते हैं और उसको हम लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी यानी LBC कहते हैं। जी तो ये भी एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है। और इसके अलावा कई और तरह के स्क्रीनिंग टेस्ट हमारे पास मौजूद हैं, जी लेकिन जो सबसे आसानी से हो जाता है, जो आपकी स्पेशलिस्ट कर सकती हैं, वो एक ये पैप्समियर है। जी। और इसके अलावा बच्चेदानी के मुंह पे कुछ हमारे पास डाई होता है, वो लगा के भी हम टेस्ट कर सकते हैं। जी और उसकी डिटेल भी आपकी गायनेकोलॉजिस्ट को पता होती है। जी जी तो ये कई तरह के स्क्रीनिंग टेस्ट मौजूद हैं जी और सबसे ज़्यादा जो कॉमनली किया जाता है वो पैप्समियर किया जाता है। जी। मैम अब अगर हम बात करें रेगुलर चेकअप की, तो आप हमें ये बताइए हमारी ख़वातीन हैं उनके लिए कितना ज़रूरी होता है, रेगुलर चेकअप कराना कितना ज़रूरी होता है? रेगुलर चेकअप पैप्समियर से कराना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो हमारी लिटरेचर है वो सब जी। बताता है, जो सलाह है कि 21 साल से बड़ी उम्र की जो भी औरतें हैं जिनकी शादी हो चुकी है या उनकी सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं, तो उनको ये टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए जिसको जी। कि हम पैप्समियर कहते हैं। और ये पैप्समियर हर 3 साल में रिपीट कराना होता है। एक बार सेक्सुअल रिलेशनशिप शुरू हो जाए उसके 3 साल बाद इसको यूजुअली हम लोग कराना जी। रेकमेंड करते हैं। और उसके बाद अगर ये रिपोर्ट हमारी नॉर्मल आती रहे तो बाद में भी हमें रिपीट कराते रहना होगा। जी इसके अलावा और भी टेस्ट हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो कि VIA या VILI कहलाते हैं या LBC हैं जी जी या HPV DNA टेस्ट हैं, जी वो भी
दूसरी तरीके के स्क्रीनिंग टेस्ट हैं जो मौजूद हैं और जो अलग अलग इंटरवल पे होते हैं। जैसे कि मसलन अगर आपने HPV DNA टेस्ट किसी ने कराया और वो उसकी रिपोर्ट उसकी नेगेटिव है या नॉर्मल है तो उसको हमें 5 साल में रिपीट कराना होता है। लेकिन बस उसमें ये ध्यान रखना है कि वो 30 साल से पहले उसको कराने की ज़रूरत नहीं होती है, 30 साल के बाद ही ये कराया जाता है। और इसकी जो डिटेल्स हैं और इसका कैसे क्या आगे करना है इस सब के बारे में गायनेकोलॉजिस्ट के पास वो आपको इनके बारे में बेहतर बता पाएंगी। तो उनसे कांटेक्ट में रहना बहुत ज़रूरी है। मैम, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस बीमारी को डायग्नोस कैसे किया जाता है और ये जो स्टेजेस होती हैं, अगर सही स्टेज पे पकड़ लिया गया तो इसकी कैसे ट्रीटमेंट हो सकती है अच्छी, ये बताइए आप हमें। इसको पता करने के लिए कि ये परेशानी है कि नहीं, जैसा कि मैंने आपको बताया पहले हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, या अगर हमें शक लग रहा है उसमें कुछ परेशानी आई है, वो टेस्ट नॉर्मल नहीं आया है, तो फिर बच्चेदानी के मुंह की दूरबीन की जांच कहते हैं जिसको कि कोल्पोस्कोपी कहा जाता है। और उस कोल्पोस्कोपी के ज़रिए हम एक बच्चेदानी के मुंह से टुकड़े की जांच लेते हैं। अगर उस टुकड़े की जांच में कैंसर का आता है, शक आता है, तो फिर उससे पता चलता है कि कैंसर है या नहीं है। उसके बाद एक दूसरी तरह की जांच करा के फाइनल कंफर्म होता है कि कैंसर है या नहीं है। और ये बहुत ज़रूरी है कि ये कैंसर हम जल्दी स्टेज में पकड़ लें, क्योंकि जितनी जल्दी स्टेज में इसको पकड़ा जाएगा उतना ही उसका जो इलाज है वो पॉसिबल कम्प्लीटली हो पाएगा कि पूरी तरह से हम उस बीमारी को, कैंसर को जड़ से ख़त्म कर पाएंगे तब जब हम उसको अर्ली स्टेज में पकड़ लें, या सबसे बेहतर ये होता है कि कैंसर बनने से पहले हम उसको पकड़ लें, पनपने ही ना दें इस बीमारी को। जब वो HPV जो वायरस है वो इन्फेक्शन करता है, उसकी वजह से जो बच्चेदानी के मुंह में चेंजेस होते हैं, उसी टाइम हम इस चीज़ को पकड़ लें उस बीमारी को और पूरी तरह से उसका इलाज करें। और वो इलाज पूरी तरह से मौजूद है, और उस इलाज को अगर हम पूरी तरह से करें और बाद में पेशेंट को अपने फॉलोअप में मरीज आता रहे, दिखाता रहे, तो इंशाल्लाह उससे कैंसर नहीं होना चाहिए। मैम, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे जो सर्वाइकल कैंसर होता है इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होते हैं, इसके बारे में आप हमें बताइए। इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस में जिस स्टेज पे हम कैंसर को जो डायग्नोज होता है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि क्या ट्रीटमेंट किया जाए। अगर मोटे तौर पे बात करें तो ऑपरेशन एक इलाज है। ऑपरेशन जिसको कि हम हिस्टेरेक्टमी, बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन कहते हैं, लेकिन ये प्लेन बच्चेदानी निकालने के ऑपरेशन से ज़्यादा होता है और इसको हम रेडिकल हिस्टेरेक्टमी कहते हैं। तो ऑपरेशन का एक इलाज हमारे पास मौजूद है। उसके अलावा रेडियोथेरेपी यानी सिकाई से इलाज, वो भी हमारे पास मौजूद है। और वो सिकाई जो होती है वो अंदर से अंदरूनी और बाहरी तौर पे सिकाई दी जाती है और इलाज किया जाता है। उसके अलावा कीमोथेरेपी यानी कि कैंसर को मारने वाली जो दवाएं हैं कैंसर सेल्स को, वो भी हमारे पास मौजूद है, तो उनसे भी इलाज होता है। मैम, अब हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि ये जो सर्वाइकल कैंसर होता है इसके जो रिकवरी के चांसेस कितने होते हैं और जो पोस्ट ट्रीटमेंट केयर होता है इसके बारे में आप हमें बताइए। अगर सर्वाइकल कैंसर को हम अर्ली स्टेज में यानी स्टेज 1 में डायग्नोस कर लें, स्टेज 1 वो होती है जब बच्चेदानी तक कैंसर महदूद रहता है, और अगर उसका इलाज पूरी तरह से करें, ऑपरेशन के इलाज से स्टेज 1 कैंसर अगर ट्रीट होता है तो उसमें करीब 85% औरतें जो हैं वो 5 साल तक जिंदा रहेंगी। अच्छा जी। अगर मसलन 100 औरतों को ऐसा कैंसर है स्टेज 1 का और उनका इलाज इससे हुआ सर्जरी करके और बाद में वो फॉलोअप के लिए आती रहें, तो 85 से 90% जो औरतें हैं वो ठीक रहेंगी 5 साल के एंड में। आखिर तक हम लोग 5 साल की जो पीरियड लेते हैं वो दौरान लेते हैं किसी भी कैंसर की ट्रीटमेंट के कोर्स को फॉलो करने के लिए।
और जितनी जल्दी स्टेज में, जितनी अर्ली ये कैंसर डायग्नोज होगा, उतना ही बेहतर इलाज मिल सकेगा। जी, बेहतर इलाज मिल सकता है और उतना ही क्योर रेट जो है वो बढ़ जाता है। जो सर्वाइवल रेट है, यानी कि जो मरीज के जिंदा रहने का चांस है वो बढ़ जाता है अगर मरीज का कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ लिया जाए। लेकिन यही कैंसर अगर स्टेज 3 या स्टेज 4 में, यानी एंड स्टेज में पता चलता है, तो उसमें चांसेस रिकवरी के, सर्वाइवल के पुअर हो जाते हैं। 15 से 30% औरतें ही उसमें जिंदा रह पाएंगी 5 साल के अरसे के बाद। उनका जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाता है। जी, वो चूंकि इम्यून सिस्टम काम नहीं कर रहा है, उसकी वजह से जो बदलाव उसमें आए, कैंसर हुआ और फिर उसका इलाज अगर देर से हुआ तो फिर वो काम नहीं कर पाता है। जी। मैम, अब आखिरी में आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो हेल्दी लिविंग और न्यूट्रिशन की जो वैल्यू होती है, इसके बारे में बताइए, कितना ज़रूरी होता है ये हमारे लिए? हेल्थ इज़ वेल्थ। यस। सो हेल्दी लिविंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। वो बहुत ज़रूरी है। चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे बच्चे हों, या कोई और माशरा हो, या कोई भी सोसाइटी हो। और सबसे अहम मेरे ख्याल से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, औरत जो एक माँ है, बीवी है, बेटी है, हर तरह बहन है, हर तरह का रोल अदा करती है, हर एक स्टेज में किसी न किसी के हेल्थ का ख्याल रखती है। तो वो अगर खुद अपनी हेल्थ का ख्याल रखेगी तभी दूसरों का ख्याल, तभी वो दूसरों का ख्याल रख पाएगी। तो बहुत ज़रूरी है कि वो खुद हेल्दी हो, वो खुद उसकी सेहत अच्छी हो। और सेहत अच्छी होने के लिए न्यूट्रिशन, यानी खाने पीने के ऊपर ध्यान देना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो ये तो एक क्या कहना चाहिए कि बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसको करना चाहिए। और हेल्दी लिविंग भी बहुत ज़रूरी है। सफाई और सब चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल। मैम, आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने इतनी सारी ज़रूरी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी हैं कोई क्वेरीज, आपके भी हैं कोई सवालात जिनके जवाब चाहते हैं आप हमसे या देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है एक छोटे से वक्फे का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा आपकी सहेली। नाजरीन, वक्फे के बाद आपका खैर मकदम है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है आपकी सहेली। तो नाजरीन, चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है जेवर बाजार, जिसमें हम आपको बताएंगे मुख्तलिफ जेवरात के बारे में। तो चलिए देखते हैं। जेवर, जिसका नाम आते ही इसकी चमक हमारे जहन में नुमाया हो जाती है। जेवर जो न सिर्फ हमारी खूबसूरती में इजाफा करते हैं बल्कि हमारे लिबास को भी रौनक बख्शते हैं। बस जरूरत इस बात की है कि हम उनका इस्तेमाल किस तरह से करते हैं जो हमारी शख्सियत की सही तर्जुमानी कर सके। आइए सबसे पहले बात करते हैं चूड़ियों की। चूड़ियाँ जो कि हमारी तहजीब में सुहाग की निशानी कहलाती हैं। इनके बगैर तो किसी भी लिबास की खूबसूरती अधूरी है और चूड़ियों के साथ कड़ों की अपनी अलग ही शान है। चूड़ियाँ और कड़े जो हर उम्र की ख़वातीन को बेहद अजीज होते हैं। ये अमूमन लिबास के रंग से मेल खाती हुई ही पहनी जाती हैं। हाँ, कभी कभी दौर और लिबास के मुताबिक कॉन्ट्रास्ट या मिली जुली रंगीन चूड़ियाँ और कड़ों का इस्तेमाल आप कर सकती हैं। आज के दौर में चूड़ियाँ और कड़े सिर्फ कांच तक ही महदूद नहीं हैं। आज बाजार में कांच के अलावा लकड़ी, मेटल, लाख, प्लास्टिक की चूड़ियों के साथ साथ खूबसूरत मोतियों और नगीनों की कामदार चूड़ियाँ व कड़े भी मौजूद हैं। जहाँ एक तरफ खूबसूरत मोतियों और नगीने वाली कामदार चूड़ियाँ शादी ब्याह के मौके पर गरारों, शरारों या लाचों की जीनत में इजाफा करती हैं, वहीं प्लास्टिक, लकड़ी वगैरह का इस्तेमाल जवां साल लड़कियों या दफ्तर जाने वाली खवातीन के लिहाज से बेहतर होती हैं, जो हल्की और इस्तेमाल में आसान होने के साथ ही कीमत के लिहाज से भी किफायती होती हैं। और आइए अब बात करते हैं हार और नेकलेस की, जिनके बगैर जेवरात अधूरे माने जाते हैं। हार और नेकलेस के बारे में
अगर कहा जाए तो रिवायती मेटालिक हार और नेकलेस तो हमेशा से सदाबहार है, लेकिन आज के इस बदलते दौर में काफी किस्म के डिजाइन और शेप के हार और नेकलेस बाजार में मौजूद हैं। दूसरी तरफ आज पोल्की, वुडन और एंटीक की किस्में भी काफी चलन में हैं। आज पुराने दौर की रिवायती हसलियां एक नए अंदाज और डिजाइन के साथ बाजार में मौजूद हैं। देखिए, हसलियों का नाम सुनकर आप कतई घबरा न जाइएगा। आज ये उतनी वजनी नहीं रही कि आपकी गर्दन लचक जाए। ये देखने में भले ही कदीमी हो, लेकिन इनका वजन उनके मुकाबले चौथाई के करीब है। आप इनमें से कुछ भी नया अपनाकर अपना अंदाज बयां कर सकती हैं। और आइए नाजरीन, अब चलते चलते बात करते हैं झुमकियों या टॉप्स की, जो कि आपके जेवरात को मुकम्मल करते हैं। आज बाजार में मेटालिक और मोतियों की रिवायती झुमकियों और टॉप्स के अलावा काफी सारी नई किस्म और अंदाज की झुमकियां और टॉप्स दस्तयाब हैं। शीशे के साथ साथ प्लास्टिक के बेहद खूबसूरत और रंग बिरंगे टॉप्स और झुमकियां भी चलन में हैं। इनमें भी पोल्की के अलावा तरह तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो न सिर्फ खूबसूरत बल्कि कीमती भी नजर आते हैं। तो जल्दी से चुनिए इनमें से कुछ अपनी पसंद के जेवरात और अपने अंदाज और खूबसूरती में लगाइए 4 चांद। लेकिन इनको मुंतखब करते वक्त उम्र और शख्सियत का लिहाज रखना तो जरूरी है ही, साथ ही अपने लिबास और मौके की नजाकत का ख्याल भी बेहद जरूरी है। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं आपको पता चला होगा बहुत सारे जेवरात के बारे में और आप इन्हें ज़रूर ट्राई करेंगे। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपकी भी है कोई क्वेरीज या आप देना चाहते हैं हमें अपना फीडबैक, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aks@etv.co.in। नाज़रीन, इसी के साथ वक्त हो चुका है हम अपने प्रोग्राम को यही ख़त्म करें, लेकिन होगी आपसे फिर मुलाकात। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।